तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आमतौर पर जब कोई इनकाउंटर होता है यानी पुलिस वाले किसी को गोली से ठोक देते हैं तो ठोकने के बाद बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल उठाते हैं। खासकर जो उस समय का विपक्ष होता है वो कहता है कि सरकार ने जानबूझ के मरवा दिया। कुछ बहुत मानवतावादी बातें करते हैं और कहते हैं कि यार कोर्ट कचहरी कानून किस लिए है, आखिर अदालतें लगती हैं सजा सुनाने के लिए, तो अदालतों को अदालत का काम करना चाहिए, पुलिस को बस पकड़ के चार्जशीट बना के कोर्ट के सामने पेश कर देना चाहिए। ये तमाम चीज़ें और खासकर जो ह्यूमन राइट है वो भी आता है कि भाई आपने क्यों मारा, और फिर इंक्वायरी बैठती है, जांच पड़ताल होती है। मारने वाले को भी अपने आप के ऊपर लगे तोहमत को हटाना होता है कि भाई मैंने गलत नहीं मारा, मैंने सही मारा, मजबूरी थी मारना। उसके बाद भी लगातार तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। पुलिस वाले जो ऐसा काम करते हैं उनकी ज़िंदगी को एक तरह से आजाब बना के उनका ट्रांसफ़र किया जाता है, उनका डिमोशन किया जाता है, तमाम तरह की और चीज़ें होती हैं, मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है। लेकिन आज जिस कहानी को आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को जब आप कायदे से सुन लेंगे तो सुनने के बाद आपके जहन में बस एक चीज़ आएगी कि यार क्या इनकाउंटर सच में गलत है। और अगर नहीं गलत है तो जो लोग मानवाधिकार की बात करते हैं, जो लोग फ़ौरन खड़े हो जाते हैं, फ़ौरन रोने पीटने लगते हैं, उनके सीने में दर्द होता है, छाती पे सांप लौटता है किसी इनकाउंटर को लेके, तो क्या ये लोग फिर अदालत के उस फैसले से खुश हैं? और अगर खुश हैं तो क्या इनका ज़मीर जिंदा है? अब ये तमाम चीज़ें क्यों कह रहा हूँ, पहले आज आप पूरी कहानी सुन लीजिए, तब आप खुद फैसला कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या इनकाउंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कहानी साल 2008 की है। तारीख थी 23 मई। 23 मई साल 2008 में लगभग सुबह का वक्त था। गाड़ियों का एक काफिला जिसमें कई सारी लग्जरी गाड़ियाँ थी, लाल बत्ती नीली बत्ती लगी हुई थी, यानी कुछ हाई प्रोफाइल लोगों की गाड़ियाँ और कुछ शायद लोकल पॉलिटिशियंस की गाड़ी रही होंगी। ये काफिला मेरठ से बागपत के लिए निकलता है। लगभग 40-45 मिनट तक बढ़िया ये गाड़ी का जो काफिला है पूरे रोड को चीरते हुए तेजी के साथ जाता है। जाने के बाद जो हिंडन नदी है वहाँ पे ये गाड़ियों का काफिला रुकता है। इन्हीं काफिले में से एक गाड़ी सड़क से उतरती है, थोड़ा सा नीचे जाती है। उसमें कुछ लोग बैठे थे, उस गाड़ी को वहाँ छोड़ते हैं। छोड़ने के बाद उस गाड़ी से बाहर निकलते हैं। उसके बाद उन्हीं काफिलों की अलग अलग गाड़ियों में वो लोग बैठते हैं। उसके बाद गाड़ियाँ थोड़ी सी आगे जाती हैं और फिर वापस लौट आती हैं। अब ये तमाम चीज़ आसपास के लोकल चरवाहे जो बकरियाँ चला रहे थे, जो भैंसें चरा रहे थे, गायें चरा रहे थे, ये तमाम चीज़ें वो लोग देखते हैं। देखने के बाद उन्हें लगता है कि शायद कोई बड़ा मामला होगा, बड़े लोगों की बात है। अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं, अपनी अपनी मवेशियों पर ध्यान देने लगते हैं। घंटे 2 घंटे गुजर जाते हैं। अब इधर घंटे 2 घंटे गुजर गए। एक गाड़ी जो हिंड नदी के पास खड़ी है, तमाम गाड़ियों का काफिला उसे छोड़ने आया था। शुरुआत में लगा कि यार शायद ये लोग गाड़ी को यहाँ पार करके कहीं गए होंगे, लेकिन जब घंटे 2 घंटे 3 घंटे गुजर गए और कोई भी लौट के नहीं आया तो फिर उन लोकल चरवाहों को थोड़ा सा डाउट हुआ और एक मन में क्यूरियोसिटी थी कि भाई चल के गाड़ी नज़दीक से देखें। 2008 में गाड़ी इतनी कॉमन थी नहीं, कार वार जितनी धड़ल्ले से अब सड़कों पे घूमती हैं। और आज भी गांव में अगर कोई बढ़िया गाड़ी आती है तो लोग उसको देखते हैं कि क्या गाड़ी है। तो लोगों में जिज्ञासा हुई, वो देखने गए। जैसे ही उस कार के पास जाते हैं, पहली सीट पे देखते हैं, फिर पिछली सीट पे देखते हैं, और जैसे ही झांकते हैं उनको कुछ ऐसा दिखाई देता है कि उसे देखने के बाद बदहवास पीछे हटते हैं। फ़ौरन आसपास के लोगों को बुलाते हैं, फ़ौरन पुलिस को फ़ोन जाता है और पुलिस को बताया जाता है कि गाड़ी के अंदर एक लाश पड़ी है। अब पुलिस जब ये बात सुनती है उसके भी होश फाख्ता, वो भी पहुंचती है। पहुंचने के बाद जब गाड़ी देखती है उसके बाद गेट को खुलवाती है। अंदर पिछली सीट पे एक लाश पड़ी थी और लाश की हालत मानो ऐसी कि उसे देखने के बाद कई रातों को नींद ना आए। सर बुरी तरह कुचला हुआ, आंखें दोनों फोड़ी गई थी, गले पे काटने के निशान थे, पूरे शरीर पे टूटने के निशान थे, हाथ पांव तोड़ दिया गया था। यानी वो तमाम बर्बरता जो आप सोच सकते हैं वो तमाम चीजें उस लाश के साथ हुई थी। अब ये चीज जब पुलिस वाले देखते हैं फौरन गाड़ी को अपने कब्जे में लेते हैं। उसके बाद गाड़ी की तलाशी शुरू करते हैं। जब गाड़ी की तलाशी शुरू करते हैं तो और चौंकाने वाली चीज मिलती है। दरअसल गाड़ी की जो डिग्गी थी उस डिग्गी के अंदर भी 2 लाशें मिलती हैं और दोनों की हालत भी सेम। यानी शुरू में 1 लाश मिली, उसके बाद 2 लाश मिली, यानी टोटल 3 लाशें मिल गई। अब 3 लाशों की जब खबर पुलिस वाले देखते हैं वो भी हैरान। तीनों की हालत ऐसी कि मानो
किसी ने बहुत बुरी तरह कत्ल किया है। और अब बड़ा सवाल ये है कि जो हिंद नदी है वो लगभग बॉर्डर पे ही है, तो आखिर ये जो लाशें मिली है ये मेरठ के ले जाके की हैं या फिर बागपत की। तो शुरू में कुछ देर तक तो ये चलता रहा। उसके बाद फिर गाड़ी की अच्छे से तलाशी ली गई। उस गाड़ी की तलाशी में एक डायरी मिली और 2 मोबाइल मिले। और जब 2 मोबाइल और एक डायरी मिली और उनको चेक किया गया, तब पता चला कि ये जो लाशें हैं बागपत के रहने वाले सुधीर, जो कि लगभग वही 22-23 साल का लड़का, और परीक्षितगढ़ का रहने वाला पुनीत, जो कि मेरठ का था, और जागृति बिहार, जो कि मेरठ में है, वहाँ के रहने वाले सुनील का। यानी सुधीर, पुनीत और सुनील, इन तीनों की लाशें थी। लेकिन अब बड़ा सवाल था कि इन तीनों के साथ ऐसा किया किसने। और 3 लाशों की सूचना जब पूरे इलाके में फैली तो वहाँ भी हड़कंप मच गया। लिहाजा पुलिस वालों ने अब जांच पड़ताल शुरू की कि आखिर ये तीनों कौन है, कहाँ थे, आखिरी बार इनको कहाँ देखा गया। ये तमाम पहलू जब चेक किए गए, तमाम तरह की जब जांच पड़ताल हुई, तब कुछ जानकारियाँ मिली। पहली जानकारी है कि इनमें से जो 2 लड़के थे वो मेरठ कॉलेज में पढ़ रहे थे और दोनों बैचमेट थे, और तीसरा भी कुछ टाइम पहले मेरठ कॉलेज से निकला था। यानी जो कॉमन लिंक था इन तीनों के बीच वो यही था कि तीनों मेरठ कॉलेज की छात्र हैं। दूसरा जो कॉमन लिंक इन तीनों के बीच मिला वो ये था कि तीनों ही अपने अपने घर से दूर पार्टी करने निकले थे। और इनकी जो आखिरी लोकेशन मिली थी, आखिरी बार जब चूंकि तमाम तरह की और तफ्तीशें की गई, पता किया गया कि ये लड़के कहाँ देखे गए थे, अगले दिन तो अखबार के माध्यम से पूरी सूचना फैल गई और भी लोगों ने देखा, तो पता चला कि मेरठ के एक पार्क के स्विमिंग पूल में भी ये तीनों रात तक देखे गए थे, यानी 22 मई तक। और वहीं पे इनके साथ कुछ और लोग थे। तब ये तमाम चीज़ें और सर्कमटेंशियल जो एविडेंस थे उसको देखने के बाद फिर पुलिस वालों को लगा कि जो पूरा मामला है ये आपस में लड़ाई झगड़े का और पार्टी वार्टी के दौरान झगड़ा उगड़ा हुआ होगा और इसी दौरान किसी ने कत्ल कर दिया। उसके बाद पुलिस वालों ने बॉडी को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेजा। जांच पड़ताल शुरू ही कर चुके थे। जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही थी, इस पूरे मर्डर मिस्ट्री की जो पेचें हैं वो अब धीरे धीरे ढीली हो रही थी। तमाम और जांच पड़ताल जब हुई और कहानियाँ निकल के सामने आई, और जब तमाम कहानियों का खुलासा किया गया, तब जो पूरी कहानी निकल के सामने आई उसको जानने के बाद तमाम लोग हैरान थे, तमाम लोग सदमे में थे कि आखिर कोई आदमी ऐसे कैसे कत्ल कर सकता है। और जो पूरी कहानी थी वो फिर यहीं से पहुंच जाती है लगभग 6 महीने पहले। 6 महीने पहले मेरठ कॉलेज में एक लड़की पढ़ने आती है जिसका नाम था शीबा। शीबा देखने में बेहद खूबसूरत, भला की खूबसूरती उसकी, मानो पूरा कॉलेज अब उसका दीवाना हो जाए, ऐसी मासूमियत, ऐसी नजाकत, ऐसी अदा। इसी कॉलेज में एक और लड़का पढ़ने आता है जिसका नाम था इजलाल। इजलाल कहते हैं कि मेरठ के बेहद बड़े मीट कारोबारी का बेटा था, और इजलाल का जो चचेरा भाई था हाजी शाहिद इखलाक, वो उस टाइम मेरठ से ही सांसद थे। तो एक सांसद का चचेरा भाई, यहाँ तो दूर दूर तक लोग रिश्ते जोड़ते हैं, तो चचेरा भाई सांसद, जो पिता मीट का बड़ा कारोबारी, तो ये तमाम चीज़ें इस कदर उसके ऊपर हावी थी कि भाई पूरे मेरठ कॉलेज में उसका रुआब था, उसका रसूख था, उसका रुतबा था। इतने बड़े आदमी के खिलाफ बोले कौन। इजलाल जब पहली नज़र में शीबा को देखता है, देखने के बाद शीबा को पहली नज़र में पसंद कर लेता है। इधर शीबा की भी जो हिस्ट्री थी वो बड़ी अच्छी नहीं थी। शीबा की जो शादी थी वो एक लड़के से हुई थी, ऑलरेडी वो शादीशुदा थी, लेकिन जिस हिसाब से लग्जरी लाइफ शीबा चाहती थी, जिस हिसाब से वो फैशनेबल चीज़ें अफोर्ड करना चाहती थी, वो तमाम चीज़ें शीबा का जो हस्बैंड था उसको दे नहीं पा रहा था, क्योंकि एक मिडिल क्लास आदमी कितना ही देगा। तो शीबा की उससे बनी नहीं। शीबा ने कुछ टाइम तक लड़ाई झगड़ा किया, उसके बाद उससे तलाक लेके अपने मायके आ गई, यहाँ अपनी बहन और अपनी माँ के साथ रहने लगी, और यहीं से फिर उसने मेरठ कॉलेज में एडमिशन ले लिया। और इसी दौरान शीबा की जो मुलाकात थी वो सुधीर से होती है। सुधीर से शीबा की मुलाकात हुई। मुलाकात होने के बाद दोनों दोस्त बने, दोस्ती आगे बढ़ी, दोनों के बीच प्यार व्यार भी हो गया, यानी अब दोनों एक दूसरे के साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर में रहने लगे। बात आगे बढ़ी। इधर जो सुधीर था वो इजलाल का भी दोस्त था, दोनों के बीच चूंकि हम उम्र थे, एक साथ पढ़ते वढ़ते भी थे, तो वहाँ दोस्ती हो गई। इधर सुधीर शीबा का बॉयफ्रेंड, शीबा पे इजलाल की नज़र, और शीबा भी गोल्ड डिगर टाइप लड़की, यानी जिसको पैसे की भूख हो, उसके पैसे की जरूरत। तो शुरू में भले ही सुधीर की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन शीबा जब इजलाल को देखती, उसकी लग्जरी लाइफ, यानी एक कार से आ जाना, अगले दिन दूसरी कार से आना, कभी नीली बत्ती लगी गाड़ी आ रही, कभी लाल बत्ती लगी गाड़ी आ रही, तो ऐसे हाल में फिर शीबा भी अट्रैक्ट हुई। उसे लगा कि यार कहाँ सुधीर एक गरीब तबके का लड़का और कहाँ इजलाल लाखों करोड़ों में 2008 में उसकी प्रॉपर्टी थी, एक सांसद का भाई है और मुझे भाव भी दे रहा, मुझे पसंद भी कर रहा।
तो कहीं ना कहीं जो सीबा थी वो बिजलाल की तरफ झुक गई। इधर सुधीर से भी उसका मिलना जुलना जारी रहा। वक्त के साथ साथ ये चीज़ें एक तरह से लव ट्रायंगल का रूप ले लेती हैं। लव ट्रायंगल का रूप लेते रहते फिर ये चीज़ें और ख़तरनाक हो गई। कहीं ना कहीं अब इजलाल के मन में भी जो सुधीर था उसके प्रति गुस्सा भर गया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड का पहले बॉयफ्रेंड है और इसको ज़्यादा भाव मिल रहा है, मुझे कम मिल रहा है। और कहीं ना कहीं फिर अब जो इजलाल है जब वो सीबा से कहता तो सीबा खुद कहती कि अच्छा तुम्हें इतनी दिक्कत है तो तुम खुद उसको हटा दो, समझा दो, तुम्हारा दोस्त है, तुम क्यों उससे बात करते हो, तुम पहले उससे दोस्ती तोड़ो। अब कहीं ना कहीं सीबा भी डबल गेम खेलने लगी। सुधीर को वो छोड़ने को तैयार नहीं थी और इधर जो इजलाल था वो कहता छोड़ दो, तो फिर सीबा कहती कि भाई तुम्हारा भी तो दोस्त है, तुम छोड़ दो, और हटाना है तो तुम रास्ते से हटाओ, मैं क्यों छोड़ूं। अब ये तमाम चीज़ें जब उसने बोली तब इजलाल के मन में गुस्सा हो गया और उसने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर मैं सुधीर को ऐसा सबक सिखाऊंगा और ऐसे रास्ते से हटाऊंगा कि इसको किसी की, अगर कोई इसे खोजना चाहे तो इसकी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। और यहीं से फिर पूरा प्लान बनता है। और प्लान ये था कि सुधीर को ऐसे रास्ते से हटाना है कि पूरा मेरठ कॉलेज भी जाने कि मैंने किसी को मारा है और लाश तक ना मिले। तब फिर पूरा प्लान बना। प्लान के तहत 22 मई को सुधीर की लोकेशन पता की जाती है। पता चलता है कि मेरठ पार्क में अपने दो दोस्तों पुनीत और सुनील के साथ पार्टी कर रहा, जो कि दोस्त था। इजलाल जाता है, जाने के बाद वहाँ ये लोग ड्रिंक व्रिंक करते हैं। फिर ये हुआ कि चलो घर पे कुछ खाते पीते हैं। अब लग्जरी गाड़ियाँ थी, सफारी वफारी थी। सुधीर, पुनीत और सुनील तीनों बैठते हैं। बैठने के बाद इजलाल इनको अपने गुदड़ी बाजार इलाके वाले घर पे लाता है। बड़ा सा फार्म हाउस, बड़ा सा बंगला था। लाने के बाद वहाँ ये लोग जम के शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद अम्मन का जो भाव था धीरे धीरे निकलना शुरू होता है। सबसे पहले ये हुआ कि कौन सीबा को छोड़ेगा। सुधीर भी छोड़ने को तैयार नहीं। उसने कहा कि भाई पहले मेरी बंदी है। इधर इजलाल पहले से ही भरा बैठा था कि इसको तुम्हें मार के ही छोड़ूंगा। यहीं से फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ और अंत में इजलाल अपने तमाम लड़कों को बुलाता है, जो कि बड़ा आदमी था, उसके पास ढेर सारे लड़के थे, कसाई वाला उसका काम ही था। तो तमाम लड़कों को बुलाता और बुलाने के बाद अब चूंकि सर पे खून सवार था, शराब का नशा था, इन तीनों को ही पीटना शुरू करता है। लोहे की मोटी मोटी पाइपों से, बड़े बड़े डंडों से पूरी रात ये लोग पीटते हैं। यानी शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं था जो दबा ना था, जो टूटा ना था। तमाम शरीर के अंगों को कुचल दिया गया था। पीटने के बाद भी जब गलीमत नहीं बनती, इन्हें लगता है कि अभी भी बात नहीं बनी, तब फिर जिंदा हालत में इन तीनों की आंखें फोड़ी जाती हैं। और जो चीखें थी, क्योंकि अब कोई कमरा साउंड प्रूफ तो होता नहीं है और किसी को मारा जाए और आखिरी सांस तक वो चीख रहा हो तो कितनी तेज चीखेगा। जो चीखें थी पूरी गुदड़ी बाजार में गूंज रही थी। लेकिन किसी के माई के लाल में दम नहीं था कि पुलिस को एक बार फोन कर दे या फिर बचाने चला जाए। तमाम लोग कान में तेल डाल के सोते रहे। लगातार ये लोग पूरी रात चीखते रहे। उसके बाद फिर जो जानवरों को काटने वाला हथियार था वो लाया गया और एक एक करके इनके गले पे छुरी चलाई गई। उस हथियार से गला रेता गया। रेतने के बाद भी जब इनको चैन नहीं मिला तब फिर इन तीनों को गोली मारी गई। यानी बुरी तरह पहले टॉर्चर, फिर आधा गला काटा गया और उसके कुछ देर बाद जब ये लोग तड़प तड़प के जान छोड़ रहे थे तब गोली मार दी गई। इतना करके जो हत्या करने वाले लोग थे वो सो गए। आप सोचिए, सुबह उठे, पूरे फर्श पे खून फैला था। आधे घंटे लोग सोए भी थे। सड़क पे भी सीढ़ियों से खून बाहर आ गया था। तमाम सड़क वाले देख रहे थे कि घर से इंसान का खून निकल रहा है। कोई घर में चीख रहा था, लेकिन कौन बोले, सबको अपने काम से मतलब है। इसके बाद जब इन्होंने देखा कि अब ये तीनों मर चुके हैं और बुरी तरह हमसे कत्ल हुआ है, तब इन्होंने कहा कि यार लाश का क्या करें। तब भी कॉन्फिडेंस देखिए कि जो जीना होता है, सीढ़ी, छज्जे के पास उसको लाशों को रख दिया और वहाँ पे खिड़की थी, तो खिड़की से वो लाशें देखने लगी और खून खिड़की से रिश्ता हो सड़क पे आ गया। अब ये सब तमाम लोग बाजार के देख रहे हैं, लेकिन फिर कौन बोले। उसके बाद इन्हें लगा कि नहीं, अब बात आगे बढ़ रही है। तब इन्होंने कहा कि अब गाड़ी को बुलाया जाए और लाशों को ठिकाने लगाया जाए। तब गाड़ियों का एक काफिला आता है। डिग्गी में उन लाशों को डाला गया। 2 लाशें डिग्गी में, एक सीट पे। उसके बाद उनको लेके निकाला गया। प्लान था कि कहीं दूर इसको फेंका जाए, लेकिन गाड़ी में तेल कम होने की वजह से गाड़ी को उसे हिंड नदी के पास छोड़ दिया गया। अभी पूरी थ्योरी जब निकल के सामने आई तब इनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने छापेमारी मारी। और ऐसे ही छापेमारी नहीं की, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था। जो मेरठ कॉलेज के लड़के थे वो सड़क पे आ गए। उन्होंने कहा कि हमारे एक छात्र को, 2 छात्र को इस तरह से मारा गया, तब तक कॉलेज नहीं चलेगा जब तक इंसाफ नहीं होगा। तो वो लोग धरने पे बैठ गए। जितने व्यापारी थे वो धरने पे आ गए, क्योंकि इनमें से कोई
एक लड़का ऐसा था जो व्यापारियों के परिवार से बिलोंग करता था, एक लड़का ऐसा था जो पुलिस के ही महकमे से था, उनके फैमिली से बिलोंग करता था, क्राइम ब्रांच से। तब पुलिस पे इतना प्रेशर था कि उन्होंने छापेमारी शुरू की, और जब छापेमारी शुरू की तो वही जनता उसी छापेमारी की विरोध करने लगी। लेकिन वहां से भी 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भारी बवाल हुआ। तमाम गिरफ्तारियां होने के बाद, तमाम चीजें होने के बाद, जैसे तैसे करके पुलिस वालों ने लगभग 16 लोगों के खिलाफ चार्जशीट बनाई। उसमें सेवक के खिलाफ कत्ल के लिए उकसाने को लेके, बाकी लोगों के खिलाफ इजलाल समेत बाकी लोगों पे कत्ल करने को लेके, और तमाम लोग जो गाड़ियों को लेके आए थे, लाश और सबूत टेम्परिंग को लेके। जब ये पूरा केस बनाया गया, अब मामला कोर्ट में गया तो गवाह क्या चाहिए? पूरे कमरे में खून मिला था तो क्राइम सीन मिल गया। जिस रिवॉल्वर से गोली चलाई गई थी उसका भी इतिहास बड़ा अनोखा था। मेरठ में जो दंगा हुआ था, उस दंगे में ये रिवॉल्वर सरकार से लूटी गई थी, यानी किसी पुलिस वाले की रिवॉल्वर थी और ये सरकारी रिवॉल्वर थी। इसको इजलाल बड़े धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहा था। तो यहाँ पे सरकारी संपत्ति और सरकारी हथियार लूटना भी हो गया। इसके बाद भी जब चार्जशीट बनाई गई तो 2008 से ये मामला चल रहा था कोर्ट में। फैसला आते आते एक आरोपी की मौत भी हो गई। जो आरोपी 25 साल के थे या फिर 30 साल के थे, वो 50-46 साल के हो गए। जो और उम्र के थे उनकी उम्रें और ज़्यादा हो गई। उसके बाद भी 16 साल बाद इस कोर्ट का 5 अगस्त को या फिर 4 अगस्त को फैसला आता है। यानी तमाम सबूत थे, तमाम चीज़ें थी, क्राइम सीन था, सरकारी गन मिल गई, इजलाल था, मोटिव मिल गया, तमाम चीज़ें मिल गई। यानी आदमी को क्या चाहिए? लाश चाहिए। किसी पुलिस वाले को कोर्ट स्ट्रांग बनाने के लिए अपना केस, एक लाश चाहिए, लाशें मिल गई। कत्ल का एविडेंस चाहिए, वो मिल गया। क्राइम सीन पे कातिल की मौजूदगी चाहिए, चूंकि उसी का घर था तो यहाँ से ये मिल गया। क्राइम सीन पे कत्ल हुआ ऐसा कोई सबूत चाहिए तो पूरे कमरे में खून फैला हुआ था, वो मिल गया। गाड़ी में लाश मिली तो गाड़ी किसके नाम थी, वो मिल गया। इसके बाद भी 16 साल लगे। 16 साल बाद फाइनली इस केस का फैसला आता है। फैसला आने के बाद 1 अगस्त को ये कहा गया था कि जो ये लोग हैं इनमें से 10 ऐसे हैं जो मेन आरोपी हैं, और फिर 5 या 4 तारीख को सज़ा सुनाई जाएगी। तो फिर फाइनली 4 तारीख को सज़ा सुनाई गई, और सज़ा में ये कहा गया कि इनको ताउम्र जेल में डाल दिया जाए। अब ताउम्र का मतलब 20 साल, और अगर इनमें से कोई पहले ही 10-5 साल रह चुका होगा तो उसकी सज़ा कम हो जाएगी। तो आप सोच के देखिए कि एक लड़की का चक्कर, इतनी बर्बरता से कत्ल की जिंदा हालत में दोनों आंखें फोड़ दी गई, सर में गोली मारी गई, पहले गर्दन काटा गया, शरीर की एक हड्डी को तोड़ा गया। उसके बाद भी 16 साल तक कई तो ऐसे थे जो रसूखदार थे तो जमान पे बाहर भी थे, और फिर कभी कभार पेशी पे ही जाते थे। और जेल भी अगर ये लोग जाते हैं तो जेल में क्या व्यवस्था मिलेगी वो आप सभी जानते हैं। हम सभी तिहाड़ और बाकी जेलों का हाल जानते हैं। तो ऐसी कहानियों को सुनने के बाद जहन में सवाल आता है कि काश वही इनकाउंटर होकर इनका फैसला हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 16 साल बाद जो ये बच्चे थे, सुधीर, पुनीत और सुनील, उस टाइम 22 साल, 23 साल, 25 साल जिनकी उम्रें थी, उनके माँ बाप की उम्र जिनकी 50 साल, 60 साल रही होगी, कईयों के माँ बाप या फिर दादा दादी जो इस इंसाफ की उम्मीद में कि शायद हमारे बच्चों को इंसाफ मिल जाए, उनका स्वर्गवास हो गया होगा। और इंसाफ मिला भी। तो 16 साल बाद वो भी लोअर कोर्ट से, अब ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट पहले जमानत दे देगी, उसके बाद फिर फैसला होता रहेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर ऐसे ऐसे। तो बाकी की ज़िंदगी इन लोगों की आराम से बीत जाएगी। तो कहीं ना कहीं जब लोग इनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं, तो अगर इनकाउंटर ना हो, बड़े दावे के साथ कहता हूँ, सिर्फ अदालत के भरोसे लोग बैठे रहें और अदालत ही इंसाफ करें, तो कोई भी किसी से नहीं डरेगा, और खासकर तब जब उसके पास पैसा हो। खैर, आपकी क्या राय है? अपनी राय को कमेंट कीजिएगा, और साथ ही ऐसी कहानी अगर आप सुनने को पसंद करते हैं तो आप मुझे वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे सकते हैं। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।